A very good morning, student. So again we continue our chapter number 4, that is Animal Kingdom. Okay, in previous class I explained some question answer of this chapter but some question answers are left. So today we continue those question answer. Okay, so let's start. So our question is, all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. Justify the statement. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स हैं, लेकिन जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं हैं. इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए, मतलब इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए कि ऐसा क्यों है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, कॉर्डेट्स क्या होते हैं. तो वर्टिब्रेट्स क्या होंगे, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा, लाइक ह्यूमन बींग्स है ना, हम लोगों में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है. ठीक है, और ये जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखने को मिलते हैं हम कि उनमें क्या प्रेजेंट होता है. जस्ट अ मिनट. उनमें क्या प्रेजेंट होता है, नर्व कॉर्ड. देन सेकेंड थिंग इज व्हाट, नोटोकॉर्ड. थर्ड कैरेक्टर इज फेरेंजियल गिल स्लिट. ओके, ये सब चीज़ें जो है ये हम ह्यूमन बींग्स में भी प्रेजेंट होती है, बट ये हम में कब प्रेजेंट होगा, जब हम अपने एम्ब्रियोनिक लाइफ में, जब हम लोगों का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता रहता है, तब ये सब चीज़ें हम में प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, तो देखो ये जो नर्व कॉर्ड है ये किस में चेंज हो जाता है, नर्वस सिस्टम में. नोटोकॉर्ड किस में चेंज हो जाता है, आपका वर्टिब्रल कॉलम में. और फेरेंजियल गिल स्लिट किस में चेंज हो जाता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में. ठीक है, तो ये तो कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. और वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, सेम जो मैंने अभी बताया. नर्व कॉर्ड जो है वो किस में, मतलब वर्टिब्रेट्स में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा. नोटोकॉर्ड की जगह क्या प्रेजेंट होगा, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा. फेरेंजियल गिल स्लिट की जगह एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब लंग्स वगैरह प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आपको किस में दिखा, कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स में. तो हमको क्या जस्टिफाई करना है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं, ये जो वर्टिब्रेट्स हैं वो क्या है, वो तो कॉर्डेट्स हैं. मतलब वर्टिब्रेट्स को हम कॉर्डेट्स कह सकते हैं, लेकिन जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनको हम वर्टिब्रेट्स नहीं कह सकते हैं. तो लेट्स रीड द आंसर. The characteristic feature of the phylum Chordata include the presence of notochord and pharyngeal gill slits. In subphylum Vertebrata, the notochord present in embryos get replaced by cartilaginous or bony vertebral column in adults. Thus, it can be said that all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, आपने इसमें एक चीज़ क्या देखा कि ये जो कॉर्डेट्स मतलब वर्टिब्रेट जो है वो किन से बन रहे हैं, कॉर्डेट से ही तो होते हुए बन रहे हैं. क्यों, क्योंकि जब हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है उस टाइम पे हम कॉर्डेट्स हैं, और जब हम वही थोड़े एडल्ट में, जब हम यंग वंस बन के बर्थ हो रहा है हमारा, तो हम किस में चेंज हो जा रहे हैं, वर्टिब्रेट्स में. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स तो कॉर्डेट्स है, लेकिन कॉर्डेट्स को वर्टिब्रेट कह सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि कॉर्डेट्स में क्या वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, नहीं. नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, नहीं. और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है क्या, नहीं. उसके जगह क्या प्रेजेंट होता है, गिल स्लिट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं. दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा. सबसे पहले तो आप डिफरेंसेस बता दो कि कॉर्डेट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फिर आप ये भी बताओगे कि ये कॉर्डेट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कब प्रेजेंट होते हैं, जब हम अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता रहता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में रहते हैं तब. और जब हमारा जन्म होता है, मतलब हम बर्थ होता है यंग वंस में, तब ये सब चीज़ें किस में चेंज हो गई रहती है, नर्व कॉर्ड जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम में, नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में, और जो हमारा फेरेंजियल गिल स्लिट है वो किस में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब लंग्स में. ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो कॉर्डेट्स है वो वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते, मतलब सारे कॉर्डेट्स को हम वर्टिब्रेट्स नहीं कह सकते, लेकिन सारे वर्टिब्रेट्स को हम क्या कह सकते हैं, कॉर्डेट्स कह सकते हैं. क्यों, क्योंकि वर्टिब्रेट्स में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पहले किस में थे, कॉर्डेट्स में थे. दैट्स वाई, और कॉर्डेट्स से ही क्या बने हैं, वर्टिब्रेट बने हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर इन पाइसेस. तो पाइसेस किसको बोलते हैं, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए. तो पाइसेस हम किसको कहते हैं, फिशेस को कहते हैं. ठीक है ना, तो क्या बता रहा है कि जो फिशेस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है. तो एयर ब्लैडर मतलब कि एक ऐसा ब्लैडर होगा, एक ऐसा बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसमें क्या भरा हो सकता है, एयर. ठीक है ना, क्योंकि एयर ब्लैडर कह रहा है. ठीक है, तो अब देखो आपको पता है कि फिशेस जो है वो कैसी ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मतलब वो वाटर में स्विम करती हैं, तो उनको बॉडी को मेंटेन भी तो करना पड़ता है स्विम करने के लिए. अगर उनका वेट बहुत ज़्यादा होगा तो क्या वो अच्छे से स्विम कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो लेट्स रीड द आंसर
Gas bladder or air bladder is a gas-filled sac present in fishes. It helps in maintaining buoyancy. Thus, it helps fishes to ascend or descend and stay in water current. क्या कह रहा है कि ये जो गैस ब्लैडर है या जो एयर ब्लैडर है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, गैस प्रेजेंट होता है, मतलब वो गैस से फिल्ड रहता है, मतलब एयर से फिल्ड रहता है, ठीक है ना। और ये किसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको मेंटेन में हेल्प करता है, मेंटेन करने में, बायोन्सी को आपके मेंटेन करने में हेल्प करता है। बायोन्सी मतलब क्या, वाटर में अपने वेट को मेंटेन करके रखना, वाटर में अपने वेट को बैलेंस करके रखना, ओके। दैट्स वाई फिशेज जो हैं, चाहे वाटर करंट आए, वाटर करंट मतलब आप देखते हो ना वाटर में लहर आती है, तरंग उठते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों में वो अपने आप को क्या करके रख पाती है, मेंटेन करके रख पाती है, ओके। तो दैट्स वाई ये जो एयर ब्लैडर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन आर, व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस दैट आर ऑब्जर्व्ड इन बर्ड्स दैट हेल्प देम फ्लाई। बर्ड्स में क्या क्या मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं जो कि उनको किस में हेल्प करते हैं, उड़ने में हेल्प करते हैं, फ्लाई करने में। तो क्या क्या देखने को मिलता है हमको, सबसे पहले बर्ड जो है उनमें कुछ स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस हुए हैं, लाइक हाँ, सबसे पहले देखो, जैसे फिशेस को हम क्या कहते हैं कि वो एक्वेटिक लाइफ स्पेंड करते हैं, तो वैसे ही बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एरियल लाइफ स्पेंड करते हैं। क्यों, क्योंकि वो एयर में रहते हैं, ओके, हवा में ही तो रहते हैं ना, हवा में ही उड़ते हैं, ठीक है, दैट्स वाई। अब हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमको टेरेस्ट्रियल लाइफ हम स्पेंड करते हैं क्योंकि हम लैंड में रहते हैं, ओके। तो आपको ये वर्ड भी याद रखना है कि बर्ड्स का लाइफ कैसा होता है, एरियल लाइफ होता है, मतलब उनका हैबिटेट एरियल होता है। भले वो ट्री में अपना नेस्ट वगैरह बनाते हैं, ट्री में रहते हैं, लेकिन फिर भी पूरे टाइम तो वो ज़्यादा टाइम अपना कहाँ स्पेंड करते हैं, एयर में ही करते हैं, ओके। और तो उनमें क्या क्या एडेप्टेशन हमको देखने के लिए मिला है, सबसे पहले कि उनकी बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी फॉर रैपिड एंड स्मूथ मूवमेंट। उनकी बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। आप देखते हो ना जितने भी बर्ड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर लगभग आपको सेम दिखता है, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, एक स्ट्रीम लाइन बना होता है जिसके कारण उनमें क्या हो, स्मूथली वो क्या कर सके, मूव कर सके। आपको बर्ड्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ओके। यहाँ पे भले इसका बीक है, इस तरह से बीक वगैरह में चेंजेस दिखाई देते हैं, लेकिन बर्ड्स का स्ट्रक्चर हमको कुछ इस तरह से, क्यों, क्योंकि उनका क्या बना है, एक स्ट्रीमलाइन बॉडी को बनाया गया है ताकि वो स्मूथली क्या कर सके, मूव कर सके, दैट्स वाई, ओके। देन उनके बॉडी जो है वो किससे कवर्ड रहती है, फैदर से। अब ये फैदर का क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्या करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। तो आपने 3 वर्ड्स पढ़े होंगे, सॉरी 2 वर्ड्स, एक क्या होता है आपका कंडक्टर, है ना। कंडक्टर मतलब कि जिसमें क्या हो सके, हीट जो है, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। और एक होता है आपका इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर वो होता है जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये इंसुलेटर ही तो अच्छा है, क्यों, क्योंकि अगर आप देख रहे हो बर्ड्स को अब इतना नॉलेज है क्या कि भाई उसको कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है। बर्ड जो है वो जो इलेक्ट्रिक वायर है वहाँ पे भी बैठ जाती हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो सेफ़ रहती है। क्यों, क्योंकि उनमें फैदर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये फैदर्स क्या प्रोवाइड करते हैं, उनको इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम में क्या फैदर प्रेजेंट है क्या, नहीं। हमने अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी के वायर को ऐसे ही छू दिया तो हमको क्या लग जाएगा, करंट लग जाएगा, क्योंकि हमारा बॉडी कैसा है, कंडक्टर के फॉर्म वाला है। मतलब हम में हीट जो है वो क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो सकती है, ओके, दैट्स वाई। लेकिन बर्ड्स में क्या प्रेजेंट होता है, बर्ड्स में फैदर प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन, जिसके कारण वो क्या है, प्रोटेक्ट है, किससे, इलेक्ट्रिसिटी से, ओके। देन नेक्स्ट फिर क्या बता रहे हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं। 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स एंड हैंड लिम्स यूज्ड फॉर वॉकिंग, पर्चिंग एंड स्विमिंग। उनमें 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किस में मॉडिफाई हुए रहते हैं, विंग्स में। हैंड लिम्स जो हैं वो वॉक करने में, स्विम करने में, इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं उनको, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ न्यूमैटिक बोन्स टू रिड्यूस वेट। अब उनमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूमैटिक, इसमें देखो पी आपका क्या है, साइलेंट है। उनमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूमैटिक बोन्स प्रेजेंट होता है ताकि उनका वेट जो है वो रिड्यूस हो सके। मतलब उनके बोन्स में बहुत ज़्यादा कुछ बोन मैरो आपको दिखाई नहीं देगा। उनके बोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हॉलो होते हैं। अगर बोन हॉलो रहेगा तो वेट ज़्यादा रहेगा क्या, नहीं, वेट कम रहेगा, दैट्स वाई।
फिर प्रेजेंस ऑफ एडिशनल एयर सैक टू सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, एयर सैक प्रेजेंट होता है जो कि उनको किस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। ओके, तो ये एयर सैक भी उनको, जैसे फिशेस में आपने देखा था ना क्या प्रेजेंट था, एयर ब्लैडर प्रेजेंट था, वो भी तो क्या था, एयर सैक था, जो कि उनको वाटर में उनके बॉडी को बयांसी प्रोवाइड कर रहा था ताकि वो वाटर में अपने बॉडी को बैलेंस कर सकें। वैसे ही जो फिश बर्ड्स हैं उनमें भी क्या प्रेजेंट होता है, एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, मतलब एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो कि उनको रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और उनके बॉडी वेट को भी क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। क्यों, क्योंकि इनको तो कहाँ फ्लाई करना है, एयर में फ्लाई करना है, हवा में उड़ना है, दैट्स वाई। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, could the number of eggs or young ones produced by an oviparous and viviparous mother be equal? Why? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो ओवीपेरस और विवीपेरस, मतलब आप समझते हो ओवीपेरस मतलब जो एग ले करते हैं, विवीपेरस मतलब जो कि डायरेक्ट यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, तो दोनों तो मदर ही हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये जो मदर्स होते हैं उनके जो मतलब जो बेबी आ रहा है उसका नंबर इक्वल हो सकता है क्या, और क्यों, ठीक है, तो क्यों भाई, देखो ओवीपेरस जो है, आप नॉर्मली देखिए जो ओवीपेरस एनिमल्स होते हैं उनके जो बेबी होते हैं बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो विवीपेरस होते हैं उनके क्या बहुत सारे बेबीज प्रोड्यूस होते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस में हमने देखा है कि एक साथ 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, बट नॉर्मली तो एक बार में एक ही बेबी प्रोड्यूस होता है ना ह्यूमंस में। क्यों, क्योंकि ह्यूमंस कैसे हैं, विवीपेरस हैं। ओके, तो देखो क्या बता रहा है, लेकिन कुछ विवीपेरस एनिमल्स में ऐसा नहीं भी होता है, लाइक डॉग्स हैं, पिग्स हैं, ठीक है ना, इनमें एक साथ 4-5 बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो लेट्स रीड द आंसर, द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड बाय एन ओविपेरस मदर विल बी मोर देन यंग वंस प्रोड्यूस्ड बाय अ विविपेरस मदर। दिस इज बिकॉज इन ओविपेरस एनिमल द डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस टेक्स प्लेस आउटसाइड द मदर्स बॉडी। तो सबसे पहले तो क्या बता रहे हैं कि जो ओविपेरस मदर होते हैं वो ज़्यादा एग प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू विविपेरस मदर। क्यों, क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, और यंग वंस जो है वो कम ही नंबर में प्रोड्यूस होते हैं एट अ टाइम, लेकिन ओविपेरस मदर जो है वो एट अ टाइम बहुत से एग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है कि जो ओविपेरस एनिमल है उनमें क्या होता है, जो बेबी का डेवलपमेंट है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट में हो रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा हार्म के चांसेस हैं, उसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं हो सकता उसको। अब जैसे छोटे से एग है तो उसको कोई भी आके खा सकता है, कोई अदर एनिमल्स, है ना, तो इस तरह से वो क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। दैट्स वाई उनमें क्या होता है, नंबर जो है ज़्यादा नंबर में जो एग है वो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो यंग वंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो विविपेरस मदर है उनके तो बॉडी के अंदर जो बेबी है उसका पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या कोई मदर को आगे खाएगा क्या, नहीं, तो दैट्स वाई क्या होते हैं, थोड़े कम नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। फिर नेक्स्ट, देयर एग्स आर मोर प्रोन टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड प्रेडेटर्स, देयरफॉर टू ओवरकम द लॉस मोर एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मदर सो दैट इवन अंडर हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन सम एग्स माइट बी एबल टू सर्वाइव एंड प्रोड्यूस यंग वंस। तो क्या बता रहा है कि ये जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उसके कारण अगर एग जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो रहा है तो ज़्यादा नंबर में एग प्रोड्यूस होंगे, तो कुछ ही तो एग डिस्ट्रॉय होंगे, पूरे के पूरे तो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। तो इस तरह से उनकी जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करके रखा जा सकता है ना, उनकी स्पीशीज़ मेंटेन होकर रह सकती है। दैट्स वाई क्या होता है, उनमें ज़्यादा नंबर ऑफ एग रिलीज़ होते हैं। बट विविपेरस को तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अपनी मदर के अंदर पूरी तरह से मतलब उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसका पूरा एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको तो इन सब चीज़ों के कोई चांसेस नहीं है कि इन्वायरमेंट उसको हार्म करेगा या कोई अदर एनिमल्स उसको आके हार्म कर देंगे। ओके, देन क्या बता रहे हैं, ऑन द अदर हैंड इन विविपेरस ऑर्गेनिज्म द डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस टेक्स प्लेस इन सेफ कंडीशन इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर। दे आर लेस एक्सपोज टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड प्रेडेटर्स, therefore there are more chances of their survival and hence less number of young ones is produced compared to number of eggs। ओके, तो वही चीज़ें बता रहा है कि जो विविपेरस एनिमल होते हैं उनमें जो बेबी है उनका डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, मदर के अंदर हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको हार्म करने के लिए कोई आ ही नहीं सकता, मतलब प्रीडेटर का तो कोई खतरा ही नहीं है। उसके अलावा जो दूसरा चीज़ है, प्रीडेटर के अलावा इन्वायरमेंटल कंडीशन, उससे भी वो बच सकते हैं, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि एक जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है वो तो मेंटेन ही रहता है, ठीक है ना, और वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस में एक्सपोज नहीं है, ठीक है ना, तो इस तरह से उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए अब ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा,
पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दैट्स वाई क्या होता है, जो विविपेरस एनिमल है उनके जो बेबी है उनका नंबर कम होता है एज़ कम्पेयर टू ओविपेरस एनिमल। ओके, क्योंकि ओविपेरस एनिमल को बहुत ज़्यादा खतरा रहता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस का, प्रीडेटर्स का, तो इसलिए उनके एग्स के सर्वाइवल के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ज़्यादा नंबर में अपने जो एग हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, ताकि अगर कुछ एग डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो कुछ बच जाए, ताकि उनकी स्पीशीज़ जो है वो मेंटेन रहे। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सेगमेंटेशन मैंने बताया था, सेगमेंटेशन क्या होता है, जैसे कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, इसकी बॉडी में क्या होगा, एक्सटर्नली इंटरनली इस तरह से रिंग फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, इसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सेगमेंटेशन हमको किस में देखने के लिए मिला था, एनीलिडा में मिला था। ठीक है ना, एनीलिडा के एग्जाम्पल में क्या आ जाता है आपका, अर्थवॉर्म आता है, उसके अलावा और क्या आता है आपका, अर्थवॉर्म को तो आप आराम से देखते भी हैं। ठीक है, फिर क्या आता है, ओके, तो हमको किस में देखने के लिए मिला था, एनीलिडा में। एनीलिडा के एग्जाम्पल मैंने आपको क्या क्या बताया, अर्थवॉर्म है ना, उसके अलावा आपने चैप्टर में देखा ही, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाइक नीरीज हैं, हेट्रोनीरीज है, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, इनकी बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा एनीलिडा। द बॉडी सेगमेंटेशन फर्स्ट अपीयर्ड इन फाइलम एनीलिडा, एन्यूलस मीनिंग लिटिल रिंग। तो देखो, एनीलिडा वर्ड का ही मतलब क्या होता है, लिटिल रिंग। ओके, और तो ये लिटिल रिंग उनके बॉडी में एक्सटर्नली इंटरनली प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन। ओके, देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। अब मैचिंग आ गया, ऑपरक्यूलम, ऑपरक्यूलम किस में प्रेजेंट होगा, ऑपरक्यूलम आपका प्रेजेंट होगा फिशेस में। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल में फिशेस दिया है क्या, तो हमको सबसे पहले कंपेयर करना पड़ेगा। देखो, ऑपरक्यूलम नॉर्मली हमने किस में देखा है, फिशेस में ही देखा है। ठीक है ना, बट यहाँ पे एग्जांपल में आपके क्या क्या हैं, सॉरी, मैच करने के लिए क्या क्या है आपके, टीनोफोरा, मोलस्का, पोरीफेरा, रेप्टिलिया, एनीलिडा। तो इसमें तो आपको कौन नहीं दिख रहा है, इसमें फिशेस तो आपको दिख ही नहीं रहे हैं। ठीक, अब हम इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि उस टाइम पे हमको पूरे जो मैचिंग करने के लिए जो कॉलम थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो देखो क्या बता रहे हैं, ऑपरक्यूलम जो है वो किस में दिखता है, हमको फिशेस में ही दिखता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं फिशेस कहाँ पे है, टीनोफोरा, टीनोफोरा फिशेस को कहते हैं क्या, नहीं। मोलस्का, वो तो इन्वर्टिब्रेट्स में आ गया। ऑपरक्यूलम, सॉरी, पोरीफेरा, ये भी इन्वर्टिब्रेट्स का है। रेप्टिलिया, ये कॉर्डेट्स का है, लेकिन रेप्टिलिया में तो प्रेजेंट नहीं होता, इनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। एनीलिडा, इसमें सेगमेंटेशन हमको देखने के लिए मिलता है। फिर क्या है, साइक्लोस्टोमेटा एंड कॉन्ड्रिक्थिस। तो साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ड्रिक्थिस तो फिशेस में आती हैं, लेकिन ये कैसी फिशेस हैं, ये आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, इनमें नहीं प्रेजेंट होता है। ये ऑपरक्यूलम जो है, ये जो ऑपरक्यूलम है ये किस में प्रेजेंट होगा, जो आपकी बोनी फिशेस होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोनी फिशेस हमको दिखा, यस, कहाँ पे, ये ऑस्टिक्टिस, जो 8th नंबर का है वो क्या होगा आपका, बोनी फिशेस के लिए होगा, तो आपका ए का क्या होगा, 8th हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पैरापोडिया। अब ये पैरापोडिया किस में प्रेजेंट होता है, पैरापोडिया जो है ये आपका प्रेजेंट होगा, पैरापोडिया आपका किस में प्रेजेंट होगा, एनीलिडा में, क्योंकि हमने एनीलिडा के कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था, तो बी का आपका क्या हो जाएगा, 5th हो जाएगा। ओके, देन सी स्केल्स, स्केल्स हमको पता है किस में प्रेजेंट होते हैं, मेन तो ये किस में प्रेजेंट होता है, रेप्टिलिया में, उसके अलावा एव्स में भी प्रेजेंट होते हैं, बट मेन कैरेक्टरिस्टिक किसका है, रेप्टिलिया। तो यहाँ पे रेप्टिलिया दिया है कि हाँ, 4th नंबर में आपको रेप्टिलिया दिया है, तो सी का क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। देन कॉम्प्लेट्स, कॉम्प्लेट्स हमने देखा था किस में प्रेजेंट था, टीनोफोरा में। ओके, तो डी का होगा आपका 1st। रेड्यूला, रेड्यूला एक मेन कैरेक्टरिस्टिक था किसका, मोलस्का का। मोलस्का में कौन आ जाते हैं, पाइला है ना, तो इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने रेड्यूला, जो कि टिथ लाइक स्ट्रक्चर था, जो कि उनको फीडिंग वगैरह करने में हेल्प करता था। ओके, देन हेयर, हेयर तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा किसका है, मैमिलिया का, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी किससे कवर्ड रहती है, हेयर से। देन कोनोसाइट्स, कोनोसाइट्स किस में प्रेजेंट होता है आपका, पोरीफेरा में, जो कि इनवर्टिब्रेट्स का 1st फाइलम है। ओके, देन गिल स्लिट्स किस में प्रेजेंट होगा आपका, साइक्लोस्टोमेटा एंड कॉन्ड्रिक्थिस में। ओके, कॉन्ड्रिक्थिस किसको कहा जाता है, कार्टिलेजिनस फिशेस को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, देखो यहाँ टेबल में आपको पूरा पूरा दिया है। ओके, अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमको देखने के लिए मिल जाए। ओके, तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे, ये आपका हो गया पूरा क्वेश्चन का आंसर। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सम एनिमल्स दैट आर फाउंड पैरासाइटिक इन ऑन ह्यूमन बींग्स। हमको एक लिस्ट बनाना है कौन से ऑर्गेनिजम्स का, उन ऑर्गेनिजम्स का जो कि ह्यूमन बींग्स में पैरासाइट्स के फॉर्म में रह रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फाइलम के ऑर्गेनिज्म पैरासाइट्स के फॉर्म में रहते हैं? प्लेटीहेलमिन्थेस और एस्केलहेलमिन्थेस हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, कुछ तो कुछ हमारे स्टमक में रहते हैं, है ना, पैरासाइट्स के फॉर्म में रहते हैं। तो देखो क्या क्या है, टेनिया सोलियम, टेनिया सोलियम जो है वो किसका है? प्लेटीहेलमिन्थेस का। ठीक है, फैसियोलिया हिपैटिका, ये भी प्लेटीहेलमिन्थेस का, लीवर फ्लूक कहते हैं इसका कॉमन नेम है। ठीक है, टेनिया सोलियम का कॉमन नेम क्या है? टेपवॉर्म। फैसियोलिया हिपैटिका का लीवर फ्लूक। फिर क्या, एस्कैरिस ल्यूमरिकॉइड्स, ये किसके में आता है? एस्केलहेलमिन्थेस में आता है। ठीक है, देन है आपका वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी, ये भी एस्केलहेलमिन्थेस में आता है। एन साइक्लोस्टोमेटा, ये भी एस्केलहेलमिन्थेस में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या होते हैं? हमारे बॉडी में पैरासिटिक फॉर्म में हमारी बॉडी में रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पूरे क्वेश्चन आंसर कौन से चैप्टर के? एनिमल किंगडम चैप्टर के। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। इन नेक्स्ट क्लास वी start our new chapter. Okay, so today's class is over. Thank you, have a nice day, and please keep studying.